तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्चुअलाइजेशंस के बारे में कि वर्चुअलाइजेशंस क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है कि वर्चुअलाइजेशंस के टूल्स कौन कौन से हैं एंड व्हाट आर द मैकेनिज्म फॉर द वर्चुअलाइजेशंस। शुरू करने से पहले हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वर्चुअलाइजेशंस। सपोज करिए कि नॉर्मली हम लोगों के पास अपना एक पर्सनल लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप होता है। इस अगर मैं हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करता हूं फॉर दिस पर्टिकुलर लैपटॉप, तो हम सबको पता है कि कम से कम हमारे लैपटॉप में प्रोसेसर तो होगा ही होगा, एटलीस्ट वन प्रोसेसर होंगे। ओके फाइन। फॉर परमानेंट स्टोरेज देयर इज अ हार्ड डिस्क, रैम भी होगा, रोम भी होगा एंड some or the more part of the networking portion also। तो हमारे एक पर्सनल सिस्टम में, पर्सनल कंप्यूटर में ये तीन कंपोनेंट होते हैं, ये सारे कंपोनेंट एज ए हार्डवेयर के रूप में होते हैं। अब बात आ रही है कि वर्चुअलाइजेशन कैसे होगा। वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। सपोज करिए कि मैं एक सर्वर बना रहा हूं या बनाने की कोशिश कर रहा हूं, सर्वर बनाने की कोशिश कर रहा हूं और एक नॉर्मल सा सर्वर बना रहा हूं जिसपे हमारे पास कई सारे प्रोसेसर हो, कई सारे हार्ड डिस्क हो, कई सारे रैम हो, रोम हो या नेटवर्क हो। तो एक नॉर्मल सा सर्वर मैं बनाऊंगा एंड नॉर्मल सर्वर कंटेन सपोज दैट 100 नंबर ऑफ प्रोसेस और 100 नंबर ऑफ प्रोसेसर, 100 number of hard disk, or we can say that 100 number of ROM, 100 number of RAM और 100 number of network connection और network establishment। ये हमारा एक सर्वर है, नॉर्मल सर्वर है जिसमें 100 प्रोसेसर हैं, 100 रोम है, 100 रैम है और 100 नेटवर्क है। अब बिकॉज अगर मैं इन सब की एंटिटीज लाइक एज मैं सिंगल प्रोसेसर का एक सिस्टम बनाता, सिंगल रैम का एक सिस्टम बनाता, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 100 नंबर ऑफ पीसीज यानी पर्सनल कंप्यूटर हो जाते। तो 100 नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर को एक तो रखने के लिए बहुत सारी जगह की जरूरत पड़ेगी, दूसरा अनदर हार्डवेयर इक्विपमेंट खरीदने के लिए हमें बहुत सारी जरूरत पड़ेगी। बट अगर मैं इन सारे को मिला करके एक सर्वर बना देता हूं, देन देयर इज अ लेस कॉस्ट इन कंपेयर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। हमने एक सर्वर बना दिया। अब मैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड दिस पोर्शन आर रिलेटेड विद द क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के परिप्रेक्ष्य में वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहा हूं, we talk about the virtualization in the respect of cloud computing, then the core concept of cloud is to sharing of processor, sharing of ROM, sharing of RAM, sharing of network, sharing of software component to different companies or different parties. How we will configure these server in the way that 100 number of user can access the single server। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये है वर्चुअलाइजेशन का। तो इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए या इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए हमें एक कोर कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है एंड दैट इज नोन एज ए हाइपरवाइजर। फॉर कॉन्फ़िगरिंग और फॉर वर्चुअलाइजिंग द सर्वर वी नीड अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड हाइपरवाइजर। अभी हमारे पास सिंगल सर्वर है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि सपोज करिए कि कंपनी ए ने मुझसे कांटेक्ट किया, लाइक एज ए कि मैं अमेजन हूं, एक कंपनी हूं अमेजन, और मैंने अपना अमेजन का एक क्लाउड बनाया और छोटी छोटी मार्केट में नई कंपनी खोल रही है, लाइक एज ए ये स्टार्टअप कंपनी है, एक स्टार्टअप कंपनी है एंड दिस स्टार्टअप कंपनी वांट टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ cloud, means that company want to access the processor, ROM, RAM, network security, software component, like as all the things जो आपने पढ़ा था, like as कि प्लेटफॉर्म चाहिए,
इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये सारी चीजें एक्सेस करना चाह रहा है। तो बीइंग एन अमेजन क्या करेगा कि स्टार्टअप से पूछेगा कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर स्टार्टअप कंपनी ने कहा कि जब मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए या एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट चाहिए जिसमें कम से कम 10 प्रोसेसर लगे हों, जिसमें कम से कम 10 जीबी का रैम लगा हुआ हो, 50 जीबी का हार्ड डिस्क हो और 10 इनपुट आउटपुट नेटवर्क हो, तो इन सारे कंपोनेंट को फ्रेगमेंटेड करके, पीसेस में तोड़ करके स्टार्टअप के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अलग अलग पार्ट में तोड़ना वो कैसे पॉसिबल है? अलग अलग पार्ट में तोड़ना मीन्स हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कंपोनेंट प्रोवाइड करना, ये सारा काम करेगा हमारा हाइपरवाइजर। वर्चुअलाइजेशन का पहला टूल्स हमारा क्या है, या वर्चुअलाइजेशन का पहला मैकेनिज्म कौन सा है? हाइपरवाइजर। अब हम हाइपरवाइजर के बारे में देखेंगे कि हाइपरवाइजर होता क्या है। This is the concept of our virtualizations. Now, first mechanism for virtualization is hypervisor. और इसमें साथ साथ में हम ये भी देखते हैं अभी हाइपरवाइजर शुरू करने से पहले कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि कई सारे हमारे पास वर्चुअलाइजेशंस होते हैं। जैसे पहला ही मैंने पढ़ा था कि डेटा वर्चुअलाइजेशंस, इसके बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड फर्स्ट वर्चुअलाइजेशन इज द डेटा वर्चुअलाइजेशन। और इसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द डेटा। पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा क्या है, उसके बाद ही हम वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि डेटा इज अ रॉ फैक्ट एंड विद द हेल्प ऑफ डेटा we can generate a useful information, or we can say that information, because information है तो वो यूजफुल होगा ही। कोई भी इंफॉर्मेशन यूजफुल ही होता है, अगर यूजफुल नहीं है तो इंफॉर्मेशन नहीं है। सो दिस वन इज द डेटा। लेकिन ये सारी चीजें आपको तो पता होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ये सारी चीजें पढ़ रखा होगा आपने, ऐसा उम्मीद किया जाता है। जो चीज नहीं पढ़ा है अभी तक डेटा के बारे में, वो ये नहीं पढ़ा है कि हमारे पास टोटल डेटा 3 तरीके के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा, और वो कौन कौन सा है? फर्स्ट टाइप इज स्ट्रक्चर्ड डेटा। First type is a structured data. Second one is a semi-structured. And third one is a unstructured. These are the 3 types of data. एग्जाम्पल की बात कर लें कि सेमी स्ट्रक्चर्ड कौन सा होता है, स्ट्रक्चर्ड कौन सा होता है, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड कौन सा होता है। तो लाइक ऐसे कि जो हम आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, आरडीबीएमएस और सिंपली डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। डीबीएमएस कहने से मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो आता है हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा में। मींस अ डेटा विच वन इज द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम और टेबुलर फॉर्मेट। तो ये डेटा हमारे स्ट्रक्चर्ड डेटा है जो टेबल के फॉर्मेट में होते हैं। लाइक ऐसे आप लोगों ने टेबल बनाया होगा डेटाबेस में कि ये एम्प्लॉय आईडी हो गई, ये एम्प्लॉय नेम हो गया, ये एम्प्लॉय सैलरी हो गई। उसके बाद में हर एक रो में डेटा फिल्ड करते हुए चले जाते हैं आप लोग। तो ये हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा है। और जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने डीबीएमएस में पढ़े हैं, लाइक एज एसक्यूएल या ऑरेकल, तो ये सारे स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए हैं। लेकिन अगर हम रियल सिनेरियो में, आज की डेट में हम रियल सिनेरियो में रह रहे हैं और आप लोग खूब ऐसा काम कर रहे हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं रख रहा है,
लाइक एज ए फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, अमेजन से खरीद रहे हैं, तो वहां पे कहीं भी स्ट्रक्चर्ड डेटा की क्वेरी फायर नहीं है, या फिर वो स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है, वो सारे हमारे आ जाएंगे अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात आप लोग को क्लियर हो गई, और अभी तक जितना भी खेल खेल रहे थे आप लोग, वो सारा स्ट्रक्चर्ड डेटा की कहानी थी। लेकिन जो दूसरा और तीसरा टाइप है सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड में, तो सेमी स्ट्रक्चर हमारा होता है लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स मीन्स कि जैसे आपने लॉगिन किया, देन आफ्टर लॉगिंग योर यूजर आईडी एंड योर पासवर्ड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द मेटा डेटा। मेटा डेटा में आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड रिकॉर्ड होगा, और ये हमारा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। एक शब्द मैंने बोला है मेटा डेटा। मेटा डेटा, सो व्हाट इज द मेटा डेटा? बेसिकली अ डेटा अबाउट द डेटा, डेटा about the data is called metadata. A data about the data is called the metadata. So जितने भी लॉग फाइल्स होती हैं सारे मेटा डेटा में स्टोर्ड होते हैं। जो आपकी लॉग फाइल्स बनती है वो XML फॉर्मेट में बनती है, एंड XML इज एग्जांपल ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। थर्ड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड। सो जितना भी आपका जो कमेंट कर रहे हैं आप लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे, सोशल मीडिया साइट पे, वो हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। एंड कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इनटू स्ट्रक्चर्ड डेटा इज अ वेरी टफ टास्क। Without converging unstructured data into structured data, we cannot perform any task. We cannot predict any future forecasting. और हमारे पास मोर देन 90% डेटा जो आज की डेट में अराइज हो रहा है वो सारे हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो जो ऑपरेशन आप स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए कर रहे थे SQL, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं NoSQL, पिग, हाइव, महूत, स्कूप, ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे यूज होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। तो ये हमारी डेटा की बात हुई अभी। अब बात करते हैं डेटा वर्चुअलाइजेशंस की। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, जो भी वर्चुअलाइजेशंस होगा अभी मैंने आपको बताया, वो वर्चुअलाइजेशंस होगा हाइपरवाइजर के थ्रू। एंड डेटा वर्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस in which we can virtualize the data which are available for us for any information। जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं वो सारा काम हमारा किस पे होगा? वर्चुअल डेटा पे होगा, और उन्हीं का वर्चुअलाइजेशन कहलाता है डेटा वर्चुअलाइजेशन। नाउ अब आते हैं अपने कोर टॉपिक पे, जो आज का हमारा लेक्चर है, दैट इज हाइपरवाइजर। Hypervisor. And what is hypervisor? Hypervisor basically is a software. Hypervisor is basically a software which is used to create virtual, or which is used to create virtualizations. So hypervisor is a software which is used to create a virtualizations. With the help of hypervisor we can virtualize a machine. So this is the work of hypervisor. किसी भी मशीन को अगर हमें वर्चुअलाइज करना है,
लाइक एज वी हैव अ सिंगल मशीन, और इस मशीन को हमें वर्चुअलाइज करना है, देन वी यूज दिस सॉफ्टवेयर हाइपरवाइजर, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर वी कैन वर्चुअलाइज दिस मशीन इनटू वेरियस सेक्शन लाइक एज ए मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3 एंड मेनी मोर, जितना भी हम चाहें। अब बात ये आती है कि ये मशीन जो है, ये मशीन हार्डवेयर भी रख रहा होगा और ये मशीन सॉफ्टवेयर भी रख रहा होगा। लाइक एज ए नॉर्मल वी कैन से दैट कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम रख रहा होगा, ये क्या रख रहा होगा, प्रोसेसर भी रख रहा होगा, रैम भी रख रहा होगा, रोम भी रख रहा होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रख रहा होगा। सो इस मशीन को मैं अलग अलग मशीन में वर्चुअलाइज कर रहा हूं। लाइक एज वी कैन मेक अ वर्चुअलाइजेशन मशीन 1, वी मेक अ वर्चुअलाइजेशन मशीन 2, वी मेक अ वर्चुअलाइजेशन मशीन 3, एंड दिस ओरिजिनल मशीन मीन्स दिस वन इज अ होस्ट मशीन, दिस वन इज अ होस्ट मशीन, और जो वर्चुअलाइजेशन के बाद होगा दैट इज कॉल्ड गेस्ट मशीन। सो operating system available in the host machine is known as a host operating system. Hardware component available in the host machine is called host hardware component. Operating system available in the guest machine is called guest operating system, and hardware component available on the guest machine is known as a guest hardware. So this machine can be virtualized in different machine. अगर मैं यही कहूं कि अगर हमारा जो होस्ट मशीन था, दिस वन इज आवर होस्ट मशीन, और इस होस्ट मशीन के अंदर सपोज करिए कि 1000 GB का हार्ड डिस्क लगा हुआ था एंड 10 GB का रैम था। ये 10 GB का रैम है और ये 100 GB का हार्ड डिस्क है, और मैं इसको वर्चुअलाइज करना चाह रहा हूं। एंड आवर ओरिजिनल होस्ट मशीन कंटेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, मैंने बोल दिया विंडोज 7, तो होस्ट मशीन विंडोज 7 रख रहा है। होस्ट मशीन के पास 1000 GB हार्ड डिस्क है और होस्ट मशीन के पास 10 GB का रैम है। मैं इस मशीन को वर्चुअलाइज करना चाह रहा हूं 3 पोर्शन में, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, and we want machine 1 have Linux operating system, machine 2 have Unix operating system, and machine 3 have Fedora operating system, which is the flavor of Linux. So on original Windows, on original operating system, we want to run a guest operating system like as the Linux, Unix and Fedora. And on the original 1000 GB hard disk and original 10 GB RAM, I want to categorize for machine M1, for machine M2 and for machine M3. अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता, बीइंग एज अ डेवलपर, बीइंग एज अ ओनर, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं लाइनक्स को कितना हार्ड डिस्क दूं, कितना रैम दूं। शेयर बेसिस पे नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि रैम और हार्ड डिस्क शेयर बेसिस पे चलेंगे, तो शेयर बेसिस पे कुछ नहीं होता है, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है कहीं पे भी वर्चुअलाइजेशन में। After virtualization, we can allocate suppose that 50 GB hard disk for machine 1 and 2 GB RAM for machine 1. Now अगर मैंने 50 और 2 GB यहाँ पे allocate कर दिया, तो host machine के पास अब 1000 GB नहीं बचेगा hard disk. Now this one will be 95 GB hard disk. And on the same way, if we have a 2 GB RAM in machine M1, then now we have only 8 GB RAM available for the host machine. And on the same scenario, अगर machine 2 भी कुछ हार्ड डिस्क ले रहा है और कुछ रैम ले रहा है, तो भी ओरिजिनल में से माइनस हो जाएगा।
So sharing concept are not allowed in the case of virtualizations. There are various disadvantages. आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में. So there are various disadvantages in the sharing system, like as if two person access the same data and a person A can modify the data, then how B can access that data. So this one is the disadvantage of sharing concept, but here we are not apply any concept of sharing. Now हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं. हाइपरवाइजर का केस लेकर के चल रहे थे. सो मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक होस्ट मशीन है तो विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर वी कैन क्रिएट मेनी गेस्ट मशीन. And this host machine contains a software as well as hardware, like as we have a software operating system and we have a hardware like as a processor, RAM and ROM. So on the basis of these two, we can again divide the hypervisor into two types. On the basis of software and on the basis of hardware, we can divide the hypervisor into type 1 and type 2. We can divide hypervisor into two types, type 1 and type 2. And in type 1, which install on hardware directly. Type 1 hypervisor is a hypervisor in which software install directly on hardware. Directly on hardware. And in case of type 2 hypervisor, we need to install on any operating system, on any software. So type 2 hypervisor cannot directly install on the hardware. We need some operating system. So type 2 ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, लेकिन टाइप 1 हाइपरवाइजर में डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है. टाइप 1 हाइपरवाइजर डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है, जबकि टाइप 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है. अच्छा, टाइप 1 और टाइप 2 के कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो टाइप 1 हाइपरवाइजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट है जो टाइप 2 हाइपरवाइजर होगा. सो अगर टाइप 1 हाइपरवाइजर की बात कही जा रही है, and this one is a type 2 hypervisor. So type 1 अगर हाइपरवाइजर बात कही जा रही है टाइप 1 की, then VMware ESX, VMware ESX or ESXi is the example of type 1 hardware hypervisor. Or KVM. KVM is a kernel based virtual machine. This one is the example of type 1 hypervisor. अगर टाइप 2 हाइपरवाइजर की बात कर ली जाए तो सिंपल एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपरवाइजर इज VMware Player. VMware Player or VirtualBox is the example of type 2 hypervisor. So, अभी तक हमने ये देखा कि हाइपरवाइजर दो तरीके के होते हैं. हाइपरवाइजर दो तरीके के होते हैं, एक टाइप 1 हाइपरवाइजर और एक टाइप 2 हाइपरवाइजर.
और हमने ये भी देख लिया था कि टाइप 1 किसको कहते हैं और टाइप 2 किसको कहते हैं। जो डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है वो टाइप 1 है, और जिसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो हमारा टाइप 2 में आता है। एग्जाम्पल भी देख लिया था कि लाइक एज ऑरेकल VMware टाइप 2 में है, और ESX और ESXi टाइप 1 में आता है। अब थोड़ा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया जाए कि टाइप 1 का स्ट्रक्चर क्या होगा और टाइप 2 का स्ट्रक्चर क्या होगा। एज अ डेफिनेशन उसी को हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। टाइप 1 में हमने बोला कि इंस्टॉल होने के लिए हमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, या दूसरे लफ्जों में बोलें तो डायरेक्टली हार्डवेयर पे ही इंस्टॉल होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर की लाइक एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती। तो ये बात हमने कहा था टाइप 1 में। तो सिंपली जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन आप लोग जन्म से पढ़ते आ रहे हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस विच इंटरैक्ट हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, तो इसी को हम थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं कि टाइप 1 हाइपरवाइजर में हमारा सबसे नीचे क्या होगा, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे। हार्डवेयर कंपोनेंट के ऊपर हमारा क्या होगा, टाइप 1 हाइपरवाइजर। टाइप 1 हाइपरवाइजर, और उसके बाद जितने भी वर्चुअल मशीन हम बनाना चाहें उतने वर्चुअल मशीन हम बना सकते हैं। लाइक जैसे हम 2 वर्चुअल मशीन बनाना चाह रहे हैं तो हम 2 वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, और हर एक वर्चुअल मशीन में अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। हर एक वर्चुअल मशीन में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, OS होगा, और उसके एप्लीकेशंस होंगे। जितने भी एप्लीकेशंस आप लोग डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन हार्डवेयर से डायरेक्टली कैसे कम्युनिकेट करेगा, नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे इस हार्डवेयर कंपोनेंट को टाइप 1 हाइपरवाइजर के थ्रू वर्चुअलाइज करना पड़ेगा। सो दिस वन इज द वर्चुअलाइज हार्डवेयर कंपोनेंट, वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर कंपोनेंट। ऑन द सेम वे अगर आप दूसरा VMware मशीन बनाना चाह रहे हैं, वर्चुअल मशीन लाइक दिस वन सेकंड वर्चुअल मशीन, तो इसका भी अपना एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस होंगे, और ये एप्लीकेशंस हार्डवेयर से डायरेक्टली कैसे कम्युनिकेट करेगा, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइज हार्डवेयर। तो जो आपने हार्डवेयर का टाइप 1 का डेफिनेशन पढ़ा वो सीधे सीधे यही कह रहा है कि इन केस ऑफ टाइप 1 हाइपरवाइजर कैन डायरेक्टली इंस्टॉल ऑन द हार्डवेयर कंपोनेंट। And if we talk about type 2 hypervisor, then in the case of type 2 hypervisor, there is a need of operating system. So, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा कि we can install this hypervisor on the operating system. तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। सबसे पहले हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। एंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन इंस्टॉल द हाइपरवाइजर, मींस ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन इंस्टॉल हाइपरवाइजर, बट which type 2, so type 2 hypervisor. Now on the type 2 hypervisor we can segment into different virtual machine, and each virtual machine contain their own applications, and how these applications can communicate with the hardware with the help of operating system. So second layer is operating system, and on the below of operating system
we have a guest hardware component. Same as applications for virtual machine 2, applications, how applications can communicate with the hardware component with the help of operating system. Again, we have guest hardware component. So this one is the structure of type 2 hypervisor, and this one is the structure of type 1 hypervisor. Now एक एक करके देखते हैं, पहले टाइप 1 देख लेते हैं एंड ऑन द सेम बेसिस टाइप 2 भी हमारा एक्सप्लेन हो जाएगा. So recall once again what is the definition of type 1. In case of type 1, जैसा आप लोगों को पता है एंड एग्जांपल ऑफ टाइप 1 भी पता है, ESXi is the type 1, and this type 1 installed directly on the hardware component. So this hardware component is known as a host hardware component. इस हार्डवेयर कंपोनेंट के ऊपर ही हमारा हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, बट ये हमारा टाइप 1 होगा, ये हमारा टाइप 1 हाइपर होगा. सो टाइप 1 हाइपरवाइजर एंड टाइप 1 हाइपरवाइजर को करने के बाद हमारा क्या हुआ, अब इसको हम रियल सिनेरियो में समझते हैं. लाइक एज ए कि ये हमारा एक मशीन था, हमारा पर्सनल लैपटॉप है, और ओरिजिनली इसमें क्या हुआ है कि एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, 5 GB का रैम लगा हुआ है और i3 प्रोसेसर है. तो ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया और ये तीनों हमारे हार्डवेयर हो गए. अब आपसे कोई पूछता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं हार्डवेयर के बेस पे इसको वर्चुअलाइज करना चाहूं अपने मशीन को, मींस ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर मैं अपने मशीन को 3 पार्ट में वर्चुअलाइज करना चाहूं, तो कौन सा हाइपरवाइजर हम यूज करेंगे. तो आप लोग को पता है, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट वी कैन वर्चुअलाइज आवर ओन सिस्टम with the help of type 1 hypervisor. So हमें वर्चुअलाइज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, टाइप 1 हाइपरवाइजर की. अगेन मैं आपको रिमेंबर करा रहा हूं कि जब भी हम हाइपरवाइजर या वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो कहीं पे शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कहीं पे भी शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा. एंड दिस वन इज द वेरी कंफ्यूजन. बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब भी वर्चुअलाइज की बात कर लेते हैं तो ये होता है कि भाई शेयर कर लो. शेयर कभी नहीं करना है. तो अगर मैं टाइप 1 हाइपरवाइजर करके मैं अपने ओन सिस्टम को वर्चुअलाइज कर रहा हूं, मींस 3 वर्चुअल मशीन में तब्दील कर रहा हूं. दिस वन इज आवर ओन वर्चुअल मशीन, दिस वन इज अ होस्ट मशीन, एंड दिस वन इज आवर गेस्ट मशीन. So this one is a machine 1, this one is machine 2, this one is machine 3. So 3 मशीन है हमारे पास जिसको मैं वर्चुअलाइज करना चाह रहा हूं विद द हेल्प ऑफ टाइप 1 हाइपरवाइजर, एंड दिस टाइप 1 हाइपरवाइजर ओनली इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर. तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई मशीन 1 को या मशीन 2 को या मशीन 3 को कितनी शक्ति मिलनी चाहिए. What are the capability of machine 1, machine 2 and machine 3? What are the power of machine 1, 2 and 3? तो कौन डिसाइड करेगा, आप खुद डिसाइड करेंगे. अगर वर्चुअलाइज आप कर रहे हैं तो आप खुद डिसाइड करेंगे एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ हाइपरवाइजर. हाइपरवाइजर आपसे पूछेगा कि आप मशीन M1 को कितना हार्ड डिस्क देना चाह रहे हैं. तो मैंने बोला कि भाई 50 GB हार्ड डिस्क देना चाह रहा हूं. कितना रैम देना चाह रहे हैं, तो मैं 1 GB रैम देना चाह रहा हूं. कितना प्रोसेसर देना चाह रहे हैं. देखिए प्रोसेसर जो होता है वो कभी भी डिवाइड नहीं होता है. प्रोसेसर ऑलवेज रन ऑन द शेयर बेसिस. प्रोसेसर कभी भी डिवाइड नहीं होगा.
हार्डवेयर कंपोनेंट में अगर हम बात कर रहे हैं तो केवल मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, लाइक ऐसे कि 1 टेराबाइट में से हमने 50 GB घटा दिया तो जितना रिमेनिंग है अब होस्ट के पास उतना ही बचा है। होस्ट 50 GB को यूज नहीं कर सकता। अब 1 टेराबाइट माइनस 50 मीन्स 1024 माइनस 50, जितना बचेगा उतना ही होस्ट मशीन के पास होगा। 5 GB माइनस 1 GB बराबर 4 GB रैम ही होस्ट मशीन के पास होगा, 5 GB नहीं होगा एक्चुअली में। एंड द सेम कॉन्सेप्ट मशीन 2 के लिए भी कितना हमें हार्ड डिस्क चाहिए, कितना रैम चाहिए, मशीन 3 के लिए भी कितना हार्ड डिस्क चाहिए और कितना रैम चाहिए। सो दिस हार्डवेयर कंपोनेंट कैन बी डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ टाइप 1 हाइपरवाइजर एंड दिस हार्डवेयर कंपोनेंट नाउ will become virtualized hardware component, virtualized hardware component. And on this hardware component now we will install operating system, like ऐसे कि मैं वर्चुअल मशीन 1 में लाइनक्स इंस्टॉल करना चाह रहा हूं और मशीन 2 में मैं यूनिक्स इंस्टॉल करना चाह रहा हूं। then now these hardware component we can install our guest operating system and we make our application on these guest operating system. So this one is the guest application and this one is also guest application. Now again question, can we interact this guest application with the host application? With the host application means क्या मैं जो वर्चुअलाइज मशीन पे एप्लीकेशन बना रहा हूं, क्या एप्लीकेशन ये हमारे ओरिजिनल होस्ट मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? दिस वन इज द क्वेश्चन। बिकॉज कि अब हमारा अलग मशीन है, एक ही लैपटॉप के ऊपर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम हम चला रहे हैं, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है हमारा वर्चुअलाइजेशन का। आपके ओरिजिनल मशीन में विंडोज पड़ा हुआ है, आप उसी में लाइनक्स भी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, यूनिक्स भी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो अगर आपके मान लीजिए ओरिजिनल कंप्यूटर में यानी विंडोज वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने एक मूवी सेव किया हुआ है, तो क्या उस मूवी को आप वर्चुअलाइज मशीन पे देख सकते हैं? उस मूवीज को आप वर्चुअलाइज मशीन पे देख सकते हैं? तो आंसर है यस, वी कैन कम्युनिकेट वर्चुअलाइज application with the host application or we can communicate with the guest application with the host application. So these are the topics for today's session. Now we will discuss in the next lecture.